तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ये कन्फर्म मान के चलिए। क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन है इस बार सुपर 100 में कि क्या बताऊँ। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% मान के चलिए नहीं होगा, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हों। तो इसलिए हर एक एक क्वेश्चन जो आपसे कराए जा रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से सोचिए, समझिए उनके बारे में। और ऐसा नहीं है कि बस इसको करा दिया गया तो बस डायरेक्ट ऊपर से देख करके आंसर चले गए आप। उसके बारे में सोचिए, उसमें जितने ऑप्शन हैं तो उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप सोचिए कि क्या इसके बारे ये क्या होता है, क्या ये हमसे बन रहा है या नहीं। और जो नहीं बनता आपसे, मान लीजिए इसी की अगर परमाणु त्रिज्या क्या है नहीं बनता, या धात्विक लक्षण क्या होते हैं नहीं बनता, संयोजकता क्या होती है नहीं बनता, तत्व के कोषों की संख्या क्या होती है, कैसे भरा जाता है, अगर ये नहीं पता है तो इसको या फिर आप अपने से गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। और या फिर अगर उन सब से भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछिए कि हमसे ये नहीं बन रहा है, तो उसके बारे में टाइम जैसे मिलता है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं बस हो गया, थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, बस तो एक वीडियो देख ले रहे हैं, एक दो वीडियो, इसी में से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग कतई भी न करें। और ठीक है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप लोग ऐसी गलती करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ केमिस्ट्री है, स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज, जो कि कई दिनों से हमारी चल रही है। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, और ये है क्या टॉपिक वाइज, ठीक ना, क्या है टॉपिक वाइज, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब आवर्तों का जो वर्गीकरण है इसको हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना वर्गीकरण दिया था। जैसे अगर हम देखने की बात करें कि कौन कौन, तो एक ने मेंडल ने दिया था, जिसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मेंडलीफ का ही हम लोग आवर्त सारणी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही एक ट्रिक भी है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, माफ़ करिएगा। तो चलिए स्टार्ट हम लोग जो कर रहे थे, तो इसमें क्या बात कर रहे थे, आवर्त के सारणी के बारे में, आवर्त की वर्गीकरण। तो आवर्त से हमारा क्या संबंध है, जो मेंडलीफ के बारे में मैं बता रहा था। देखिए क्या है कि हमारे जो तत्व हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, तो सबसे बड़ी समस्या ये तो हो गया, हमारा पता हो गया कौन कौन से तत्व कैसे हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए, इनको किस तरीके से रखा जाए कि हमको आसानी रहे हर चीज़ को समझने के लिए, सोचने समझने के लिए। तो इनका परमाणु क्रमांक कैसे बनाया जाए, तो ये सब के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक थे जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं, तो उन्होंने भी बहुत पहले प्रयास किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो आवर्त सारणी का है, तो मेंडलीफ को ही सबसे प्रथम इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका हमारा जो आवर्त सारणी है उसको रखा, और आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको सही तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। जैसे इसमें क्या होता है, मान लीजिए आवर्त सारणी क्या है, एक इस तरीके से मान लीजिए ये आपका टेबल बन गया, ठीक ना। इस टेबल में यहाँ पर कुछ तत्व हो गए, और यहाँ से ऐसे कुछ तत्व हो गए, और कुछ तत्व ऐसे हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इधर तत्व हैं और यहाँ भी तत्व, यहाँ पर आपका एस ब्लॉक और ये आपका डी ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ पर पी ब्लॉक, और यहाँ पर एफ ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस ब्लॉक के रूप में इसको हम डिवाइड किए हैं, मतलब हम क्या, मेंडलीफ जी ने इसको डिवाइड किया गया है उनके द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो स्तंभ के रूप में यानी ग्रुप के रूप में जो एक खड़े खड़े लाइन होती है, ऐसे जो होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रुप या समूह बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसे होती है, जब हम लोग ऐसे किसी भी तत्व की गणना करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक ना, इसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, फिर बोरान आ गया। तो ऐसे अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हम आवर्त के रूप में जा रहे हैं। किस रूप में जा रहे हैं, आवर्त के रूप में, ये आवर्त, ऐसे अगर गिनती करेंगे तो आवर्त। लेकिन अगर हम लोग ऐसे गणना अगर करते हैं इस रूप से ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रुप या समूह के रूप में इसको हम लोग बोलेंगे। ये वाली जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूह या ग्रुप, और जो क्षैतिज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पीरियड या फिर आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इस अगर ये चीज़ पता हो गया तो अब थोड़ा सा जान लीजिए आगे जो हमारे प्रश्न है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। ये तो आपको सामान्य जानकारी था, जिनको पता था तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनके लिए था कि थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले।
क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया जाए, क्योंकि अगर बताने बैठे तो फिर एक ही टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता जब आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो इसमें से हमको बताना है, या ऑप्शन दिया है, इसमें से हमको बताना है जब ऊपर से नीचे जब हम लोग जाते हैं तो कोई चीज़ इसमें से है जो कि बाकी सब बढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा चीज़ है जो कि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो वो बढ़ता नहीं है, वो घटता है। क्या है? परमाणु की त्रिज्या, धात्विक का लक्षण, संयोजकता, या तत्वों में कोषों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हमारा सही क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें हमारा सही उत्तर होगा संयोजकता। संयोजकता जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, समूह की बात कर रहा है, समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है? यह नहीं बढ़ता, यानी क्या होगा? ये घटता है, संयोजकता। तो हमारा सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं मतलब क्या हो गया? ये हमारा आवर्त सारणी, मतलब हम आवर्त सारणी की बात करें तो ये हमारा मान लीजिए ऐसा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब इसमें बाएं से दाएं यानी ये हमारा, यहाँ पर हमारा राइट हैंड रहता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड रहता है, और ये हमारा ऊपर हो गया और ये हमारा नीचे हो गया। तो ऊपर से नीचे अगर बात करेगा तो इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक है, और दाएं से बाएं बोलेगा तो ए हो गया, दाएं से बाएं मतलब ए, और बाएं से दाएं बोलेगा तो ए हो गया। इधर बाएं हाथ आपका लेफ्ट हैंड है तो बाएं हाथ से दाएं। तो इसमें बोल रहा है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु जो होते हैं तो उनके आकार क्या बढ़ता है या घटता है, या पर्याप्त नहीं बदलता, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? घटता है। जब हम लोग जाते हैं इधर साइड तो उसका आकार जो होता है वो क्या होता है? वो घटता जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वों के निम्नलिखित सेटों में से कौन से अपने बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में लिखे गए हैं? तो ये हमारे जो तत्व हैं ऐसे लिखा गया है। अब इनका धात्विक लक्षण का बढ़ता क्रम में कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमारा इसमें से सही उत्तर क्या हो जाता है? इसमें से हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? अब ये हमको दिख रहा है, इसमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? 7 परमाणु वाला तत्व, 3 परमाणु वाला तत्व, 12 परमाणु वाला तत्व, या 19 परमाणु वाला तत्व। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 परमाणु वाला तत्व जो होता है वो अम्लीय बनाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है। परमाणु संख्या 14 वाला तत्व कठोर है और अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तथा सहसंयोजक हैलाइड निम्नलिखित किस श्रेणी का तत्व आता है? धातु में आता है, उपधातु आता है, या अधातु आता है, या बाईं तरफ के तत्व में आता है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक है, लेकिन इसमें देखते हैं परमाणु संख्या 14 वाला तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। कौन सा? सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो है 14 है। अगला प्रश्न दिए गए तत्व क्या है? ए, बी, सी, डी तथा ई, जिनकी परमाणु संख्याएं समान संख्या क्रमशः 2, 3, 7, 10 तथा 30 है, कौन से समान आवर्त से संबंधित हैं? इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी आवर्त से संबंधित है। कौन से? बी, सी और डी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए, बी, सी, डी तथा ई तत्वों की परमाणु संख्या 9, 11, 17, 12, 13 है, तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? ए तथा बी, बी तथा डी, ए तथा सी और डी तथा ई। तो हमारा इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? ए तथा सी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से किसी तत्व के समस्थानिक के लक्षण है? किसी तत्व के समस्थानिकों के समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिकों के समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों की समान परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व के समस्थानिक समान भौतिक गुण दर्शाते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं। सही हो जाएगा, सही है, ये भी सही है और ए वाला भी सही है। इनके समान परमाणु क्रमांक भी होते हैं। ठीक है ना, तो हमारा इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। अच्छा, यहाँ देखिए चेंज किया है, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपका दूसरा और चौथा ए वाला है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित
तत्वों में से उनकी धात्विक लक्षणों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो उनको धात्विक लक्षणों के घटते क्रम में, तो हमको क्या करना है इसमें घटते क्रम में उनको देखना है कि इसमें घटते क्रम में कौन सा है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो हमारा ए वाला जो है वो सही है। घटते की बात किया जाए तो ए वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक लक्षणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में हमको देखना है कि इसमें से बढ़ते क्रम में कौन आएगा। इसमें से हमारा बढ़ते क्रम में आ जाता है क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सब कुछ सही है। इसका बी नंबर है और इसका भी बी नंबर ही आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अधातु के बढ़ते क्रम में, तो हमारा जैसे स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ठीक है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, ठीक है, बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से संबंधित, क्लोरीन एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि उसी श्रेणी में आते हैं वो। अगला देख लेते हैं, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। EO3, E3O2, E2O3, EO। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, E2O3। अगला प्रश्न है, तीन तत्व मतलब बोरान, सिलिकॉन और गैलियम, ठीक है, ये क्या हैं, धातुएं हैं या उपधातुएं हैं या अधातुएं हैं या धातु उपधातु या क्रमशः हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये धातु नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु है, ठीक है। अगले प्रश्न और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला प्रश्न इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है हमारा, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो चलिए देख लेते हैं, पानी के उबलने पर जल वाष्प का देना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बर्फ के पिघलने पर जल देना या लवण का जल में घुलना या द्रवी पेट्रोलियम गैस का दहन। इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, सब इसमें भौतिक परिवर्तन है, लेकिन एक है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो द्रवी पेट्रोलियम यानी LPG का दहन जो है वो क्या है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, 4NH3 यानी अमोनिया और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को जब एक साथ क्रिया कराई जाती है तो ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया कहलाती है। तो इसमें दिया गया है विस्थापन, संयोजन, रेडॉक्स या उदासीन। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और 3, ठीक है। नीचे दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ आयरन और जल, जब आयरन को जल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो आयरन धातु अपचयित हो जाती है, जल का अपचयन हो जाता है। जल अपचायक का कार्य करता है, जल उपचायक का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हमारा सही क्या क्या है कि आयरन धातु उपचायक होती है, और क्या दिया है कि जल का अपचयन होता है, ठीक है, जल उपचायक का कार्य करता है, यानी ये तीनों हमारे सही हैं। तो हमारा जब तीनों सही है तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा, ए, 1, 2, 3। जल उपचायक का कार्य करता है, जल अपचायक का कार्य करता है, जल का अपचयन होता है, जल का अपचयन होगा तो जल उपचायक का कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा
इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यानी इसका आंसर सभी तो सही है नहीं, यानी जल अपचाय का कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उपचयित होता है तो वो अपचाय का काम करेगा। हाँ, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मेरे हिसाब से सही होगा सी। और अगर आप लोग को इसमें थोड़ा डाउट है तो फिर इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिसको कंफर्म इसका मालूम होगा आंसर, वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया, अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। उत्तर क्या सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अच्छा, इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में पूछ रहा है। हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा कि जल की बिना बुझे चूने के साथ क्रिया, अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें यहाँ नहीं, अगले स्लाइड में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ और ऑप्शन दिया है 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 4 और 3 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अम्ल का तनुकरण भी ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लंबे समय के लिए सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर धूसर होने का कारण क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर का बनना, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन, सिल्वर क्लोराइड का अपचयन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है केवल 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 उत्तर सही है, पहला वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए, बी तथा सी नामांकित 3 बीकर जिसमें प्रत्येक में 25 ml जल लिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मात्रा में यानी OH और अनार्द्र CuSO4 प्रेक्षण किया गया है कि बीकर ए तथा बी के विलय में ताप में वृद्धि होती है, जबकि बीकर सी के विलय का ताप गिर जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए तथा बी बीकर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ है, ए तथा बी बीकर ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ है, या बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ है, या फिर बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ है। और इसमें से हमको क्या करना है? ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी, यहाँ पर 2 अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? क्या दिया है? फर्स्ट ऊष्माक्षेपी ए तथा बी बीकर में ऊष्माक्षेपी, बीकर सी में ऊष्मा शोषी। हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है। फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है, जिसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन कहते हैं। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से इस प्रेक्षण के लिए सही व्याख्या क्या होगी? तो KMnO4 एक उपचायक है तथा FeSO4 को उपचयित करता है, या फिर FeSO4 उपचायक है और KMnO4 को उपचयित करता है। तनुकरण के कारण रंग उड़ जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। KMnO4 अस्थायी यौगिक है और FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अपघटित हो जाता है। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 7वां का ए नंबर, यानी KMnO4 एक उपचायक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस NaCl, Ca प्लस O2 से CO2। तो इसमें द्विविस्थापन के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाए? Na2SO4 और BaCl2, BaSO4 हो गया और 2 हाँ, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण
करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलन से घुलकर विलयन देती है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन चूने के शीतल करने या विलयन बनने के बारे में सत्य है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन का pH 7 से कम होता है, परिणामी विलयन का pH 7 से अधिक होता है या फिर कम होता है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन है। इसमें भी हमको सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेकंड सही होगा या बी नंबर सेकंड थर्ड सही होगा, सी नंबर फर्स्ट और फोर्थ और डी नंबर थर्ड और फोर्थ सही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड हमारा सही है, सेकंड और थर्ड। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड के रूप में बदलता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या सही होगा? डी नंबर 2 और 4 दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मोल अनुपात है 1:1, 4:1, 2:1, 1:2। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2:1। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण, दोनों में दिया है। और तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 दोनों। जल का वाष्पीकरण इसमें 3 भी आप अगर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 जैसे ऑप्शन में हमको मिलेगा तो वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो बंद करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें मैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा उसको सही बताएगा या किसको ये पता है कि मैं किसका आंसर गलत बताया हूं। ठीक ना, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए या फिर नहीं। तो ये आप लोगों के लिए माइंड के साथ खेल है, तो थोड़ा इसको बढ़िया से देखे हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो अच्छी बात है। अगर लगता है कि नहीं गलत है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।